आज की दुनिया एक टूटी हुई स्क्रीन जैसी है। यूक्रेन के खेत जंग से स्कार्ड हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव है और अमेरिका अपनी भूमिका पर सवाल उठा रहा है। दशकों तक अमेरिका ने ग्लोबल ड्रामा को डायरेक्ट किया, लेकिन अब नई शक्तियां अपनी खुद की सीन्स की डिमांड कर रही हैं। कोल्ड वॉर के बाद एक स्टेबल यूनिपोलर दुनिया का वादा, जिसे अमेरिका लीड करेगा, वो अब फेडिंग हो गया है। उसकी जगह एक मैसियर अनप्रिडिक्टेबल रियलिटी ने ले ली है। चाइना ऊपर उठ रहा है, रशिया फिर से ताकतवर हो रहा है और ईरान और टर्की जैसी रीजनल पावर्स पुराने कॉन्सेंसस को तोड़ रही है। यूएन जैसी इंस्टीट्यूशंस पावरलेस लग रही हैं। शांति की उनकी अपील कॉन्फ्लिक्ट की आवाज में दब गई है। हम एक ईरा के धीरे धीरे खत्म होने और दूसरे के अनसर्टेन बर्थ को देख रहे हैं। इंडिया के लिए यह कोई दूर की खबर नहीं है, यह एक डेली रियलिटी है। ऑनियल प्राइसेस, डायस्पोरा सेफ्टी, बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड, ये सब इन ग्लोबल ट्रेमर से जुड़े हुए हैं। जब रशिया हमला करता है तो हमारी डिफेंस सप्लाईज और डिप्लोमेसी हिल जाती है। जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो हमारी एनर्जी लाइफलाइंस को खतरा होता है। सवाल यह नहीं है कि ये बदलाव हमें अफेक्ट करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि हम आगे की टर्बुलेंस को कैसे नेविगेट करेंगे। पुराने मैप्स बेकार हैं, हमें अपने खुद के मैप्स बनाने होंगे। वॉशिंगटन, मॉस्को और तेहरान में लिए गए फैसले जनरेशंस को शेप देंगे इंडिया के लिए। ये अर्जेंट एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं, जिनके लिए निम्बल डिप्लोमेसी और हमारे इंटरेस्ट्स की क्लियर आइड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यूक्रेन वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा है। यह 21वीं सदी में अमेरिकन पावर का एक टेस्ट है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और फाइनेंस दे रहा है, जिससे रेजिस्टेंस पॉसिबल हो रहा है, लेकिन एक लाइन खींच रहा है, यूएस ट्रूप्स जमीन पर नहीं होंगे। गोल यह है कि यूक्रेन को खुद का बचाव करने में मदद की जाए, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचा जाए। भेजे गए हर हथियार को एस्केलेशन के रिस्क के खिलाफ तौला जाता है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी आर्म्स लेंथ है, सपोर्ट, लेकिन कोई डायरेक्ट फाइट नहीं। यह प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल दोनों को दर्शाता है। ऑर्डर को बनाए रखना, लेकिन एंडलेस वॉर से वेरी रहना। इसका नतीजा एक ग्राइंडिंग वॉर ऑन एट्रिशन, जिसमें यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है लेकिन डिसाइसिव जीत नहीं पा रहा, और रशिया फंसा हुआ है लेकिन हारा नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन के कोलैप्स और नेटो रशिया वॉर को रोका है, लेकिन यूरोप में परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा कर दी है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका एक अबीस के ऊपर टाइट रोप पर चल रहा है। इंडिया के लिए वॉर के रिपल इफेक्ट्स हमारे डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी तक पहुंचते हैं। बैलेंस प्रिकेरियस है और स्टेक्स ग्लोबल हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी अलायंस और ट्रेडिशनल पोस्ट वॉर ऑर्डर पर बेस्ट है। यूक्रेन में उनके एक्शंस, नेटो को यूनाइट करना, रशिया पर सैंक्शन लगाना, कीव को हथियार देना, अमेरिकन लीडरशिप को फिर से असर्ट करने का एम रखते हैं। यह चाइना और दूसरों के लिए एक मैसेज है, अग्रेशन का सामना कलेक्टिव रेजिस्टेंस से होगा। बाइडेन का अप्रोच अमेरिका फर्स्ट को रिजेक्ट करता है, इसके बजाय यूरोप और एशिया में अलायंस को फिर से बनाता है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड को मजबूत करता है। लॉजिक ग्लोबल चैलेंजेस के लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है, जिसे यूएस लीड करे। फिर भी इंटरवेंशन की लिमिट्स हैं। बाइडेन सामने से लीड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वॉर्स से बचते हैं। स्ट्रेटेजी, सैंक्शंस, डिप्लोमेसी और एड, न कि बूट्स ऑन द ग्राउंड। वेस्टर्न अलायंस ज्यादा यूनिफाइड है, लेकिन रशिया और चाइना के साथ डिवाइड गहरा होता जा रहा है। इंडिया के लिए इसका मतलब है साइड चुनने का प्रेशर, जो हमारे डिप्लोमेटिक लैंडस्केप को कॉम्प्लिकेट करता है। अमेरिका की प्रिडिक्टेबिलिटी वापस आ गई है, लेकिन एक शार्पर ग्लोबल राइवलरी भी। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट विजन दशकों की यूएस ग्लोबल लीडरशिप से एक रेडिकल ब्रेक है। वह अलायंस को बोझ मानते हैं, एसेट्स नहीं, और चाहते हैं कि अमेरिका पीछे हटे, दूसरों को अपनी सिक्योरिटी के लिए पेमेंट करने को कहे। नेटो और दूसरी कमिटमेंट्स पर सवाल उठाए जाते हैं, जिससे एलाइड कैपिटल्स में डर फैलता है। ट्रंप का अप्रोच फॉरेन क्वारल से डिसएंगेज करना, रिसोर्सेज को घर वापस रिडायरेक्ट करना और यूक्रेन या मिडिल ईस्ट जैसे एंटेंगलमेंट्स से बचना, यह उन अमेरिकियों के साथ रेजोनेट करता है जो फॉरेन वॉर्स से थक चुके हैं। इंपैक्ट एक ग्लोबल पावर वैक्यूम, जो अलायंस को रीआर्म करने या नए अरेंजमेंट्स खोजने पर मजबूर करता है। इंडिया के लिए इसका मतलब रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। कम यूएस प्रेशर, लेकिन एक ज्यादा अस्थिर दुनिया जिसमें राइवल ज्यादा एम्बोल्डेंड है। एक भरोसेमंद अमेरिकन एंकर के बिना इंडिया जैसे देशों को अकेले ट्रेचरस नई धाराओं को नेविगेट करना होगा। मिडिल ईस्ट एक टिंडर बॉक्स बना हुआ है, जिसमें इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शैडो वॉर से ओपन कॉन्फ्रंटेशन में बदल रहा है।
ईरान के प्रॉक्सी इजराइल को घेरते हैं, जबकि इजराइल ईरानी एंट्रेंचमेंट और न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकने के लिए स्ट्राइक करता है। न्यूक्लियर सवाल सेंट्रल है। इजराइल न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑप्शंस स्टार्क हैं। ईरान के प्रोग्राम को खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी या एक रिस्की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ईरान की फैसिलिटीज मजबूत हैं। कोई भी हमला मैसिव रिटेलिएशन और रीजनल वॉर का रिस्क पैदा करता है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को इंगल्फ कर देगा, ऑनियल को डिसरप्ट कर देगा और रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा कर देगा। इंडिया के लिए, जो मिडिल ईस्टर्न एनर्जी पर डिपेंडेंट है और जिसके लाखों लोग गल्फ में हैं, स्टेक्स बहुत बड़े हैं। एक न्यूक्लियर ईरान और रीजनल वॉर के बीच का चुनाव एक नाइटमेयर है। यूएस इन्फ्लुएंस के कम होने के साथ मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। दुनिया सांस रोके हुए है, उम्मीद कर रही है कि फ्यूज नहीं जलेगा। अमेरिकन यूनिपोलैरिटी का एरा खत्म हो रहा है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड शेप ले रहा है। अमेरिका अभी भी पावरफुल है, लेकिन अब अनचैलेंजेबल नहीं है। चाइना का राइज और रशिया की असर्टिवनेस नए पावर सेंटर्स बनाते हैं। ईयू, टर्की, ब्राजील, सऊदी अरब और इंडिया खुद को असर्ट कर रहे हैं। मल्टीपोलैरिटी ज्यादा आवाजें और फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। इंडिया इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को परस्यू कर सकता है, ब्लॉक्स के बीच बैलेंस बना सकता है। यह इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट के पीछे का लॉजिक है, क्वाड और एससीओ दोनों के साथ एंगेज करना। लेकिन मल्टीपोलैरिटी कम स्टेबल है। ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा मिसकैलकुलेशन का रिस्क। पुरानी प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है। केओस और शिफ्टिंग अलायंस नए नॉर्म हैं। दूसरे एरा के लिए बनी इंस्टीट्यूशंस इन राइवलरीज को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही हैं। दुनिया ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन ज्यादा डेंजरस भी। इंडिया के लिए यह शिफ्टिंग लैंडस्केप एक जीती जागती रियलिटी है, अपॉर्चुनिटी और खतरे से भरी हुई। मल्टीपोलैरिटी इंडिया को रूल टेकर से रूल शेपर बनने देती है। हमारी इकोनॉमी, पॉपुलेशन और लोकेशन हमें नए ऑर्डर में एक की पोल बनाती है। G20, नेबरहुड फर्स्ट और पैंडेमिक डिप्लोमेसी में इंडिया की लीडरशिप ने हमारी ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाया है। मल्टी अलाइनमेंट हमें रशिया के साथ टाइज को बैलेंस करने और चाइना का मुकाबला करने के लिए यूएस के साथ पार्टनरशिप को गहरा करने देता है। लेकिन मेन चैलेंज चाइना है। बॉर्डर स्टैंडओनफ और असर्टिवनेस हमारी सिक्योरिटी को खतरा देते हैं। एक डिस्ट्रैक्टेड अमेरिका हमें चाइना का अकेले सामना करने के लिए छोड़ सकता है। यूएस रिट्रेंचमेंट से अस्थिरता जैसे अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में हमें सीधे अफेक्ट करती है। रशिया यूक्रेन वॉर हमारी डिफेंस और डिप्लोमेसी को कॉम्प्लिकेट करता है। इस नई दुनिया में हमें पहले से कहीं ज्यादा सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट होना चाहिए। इंडिया का आगे का रास्ता एक स्ट्रैटेजिक टाइट रोप है, जिसके लिए स्किल और फोरसाइट चाहिए। पहला चैलेंज रशिया और चाइना के खिलाफ वेस्ट के साथ फॉर्मली अलाइन होने के प्रेशर का विरोध करना, अपनी ऑटोनॉमी को बचाना। दूसरा, अर्जेंट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर भारत अब ऑप्शनल नहीं है। यूक्रेन वॉर ने डिफेंस डिपेंडेंसीज के रिस्क को उजागर किया। हमें स्वदेशी कैपेबिलिटीज बनानी होंगी। तीसरा, अपने नेबरहुड को मैनेज करना। चाइना की टैक्टिक्स और इन्फ्लुएंस के लिए एक मजबूत रिस्पांस और पड़ोसियों के साथ गहरे टाइज की जरूरत है। हमारा रीजन हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। आखिर में इंटरनल कोहेसन बहुत जरूरी है। सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मजबूत फॉरेन पॉलिसी का आधार है। एक्सटर्नल थ्रेट्स इंटरनल फ्रैक्चर्स का फायदा उठाते हैं। यूनिटी हमारी फाउंडेशन है। यह टाइट रोप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। 21वीं सदी को नेविगेट करने के लिए इंडिया को घर पर मजबूत और विदेश में स्मार्ट होना चाहिए। 2025 की दुनिया फ्लूइड और पेरिलस है। पुरानी सर्टेनिटीज खत्म हो गई हैं। अमेरिका की शिफ्टिंग पॉलिसीज मल्टीपोलर ऑर्डर की ओर बढ़ने में तेजी लाती है, जो इंडिया को अब तक की सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस देती है। इंडिया को अपनी डेस्टिनी का एक एक्टिव शेपर होना चाहिए, न कि पैसिव ऑब्जर्वर। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की है, सभी मेजर पावर्स के साथ एंगेज करें, लेकिन हमारी शर्तों पर नेशनल इंटरेस्ट से गाइडेड होकर टेक्नोलॉजी के लिए यूएस के साथ पार्टनरशिप को गहरा करें और चाइना के खिलाफ बैलेंस करें, जबकि रशिया के साथ टाइज बनाए रखें। यह कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की स्टेट क्राफ्ट है। नेशनल कैपेसिटी बनाएं, डिफेंस टेक्नोलॉजी और एक मजबूत इकोनॉमी स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स हैं। एक पावरफुल इंडिया के ज्यादा दोस्त और कम दुश्मन होंगे। एक रिफॉर्म्ड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर का चैंपियन बने। एक फेयर सिस्टम के लिए ग्लोबल साउथ के साथ काम करें। रास्ता मुश्किल है, लेकिन इंडिया का इतिहास और पोटेंशियल डिमांड करते हैं कि हम इस ऑकेजन पर खरे उतरें।